नमस्कार। कक्षा 9 कृषि विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे मृदा, भूमि। सबसे पहले मृदा क्या होती है? मृदा यानी सॉइल पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। भूमि चट्टानों के कणों का वह समूह है जो कि वायु, जल, गर्मी, सर्दी इत्यादि भौतिक और विविध रासायनिक एवं जैविक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर पृथ्वी के ठोस भाग को ढके हुए है। मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। इस प्रकार मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत मानी जाती है, या पृथ्वी की ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। अब मृदा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है मृदा की? तो इसमें कई डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, जिसमें से कुछ डेफिनेशन यहाँ पे महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी गई हैं। सबसे पहले है, मृदा वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषित करता है और अवलंब अथवा सहारा देता है। ठीक है। दूसरी, जोफे एवं मार्बट वैज्ञानिकों के अनुसार, उन्होंने भी डेफिनेशन दी थी उनके द्वारा, मृदा प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बकमैन तथा ब्रेडी वैज्ञानिकों के अनुसार, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है। अब आगे हम बात करेंगे कि डिफरेंट सॉइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मृदा के महत्वपूर्ण अवयव क्या क्या हैं। इसमें मृदा में कुल आयतन का 50% भाग ठोस पदार्थ यानी कि खनिज एवं जैविक पदार्थ होते हैं तथा शेष 50% आयतन में रंध्राकाश, जिन्हें हम पोर स्पेस भी बोलते हैं, जो सूक्ष्म मैक्रो एंड माइक्रो पोर स्पेस होते हैं, उसमें होते हैं जिसमें जल और वायु होते हैं। इस प्रकार मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं, जिसमें प्रथम खनिज पदार्थ, द्वितीय कार्बनिक पदार्थ, तृतीय जल एंड वायु होते हैं। अब यहाँ पे ये रेखांकित चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि हमारी मृदा में कंपोनेंट्स में आयतन के हिसाब से और भार के हिसाब से कितने कितने प्रतिशत में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे कि मृदा में ठोस भाग, ठोस कंपोनेंट 50% आयतन के हिसाब से पाए जाते हैं, जबकि रंध्राकाश, जिन्हें हम पोर स्पेस बोलते हैं, वो भी 50% बाय वॉल्यूम बेसिस कहें या आयतन से पाए जाते हैं। ठोस कंपोनेंट में 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा कार्बनिक पदार्थ, जो कि 45% भार से या वेट बेसिस से होता है, जबकि दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, जो कि 5% भार से होता है। अगर हम आगे देखें खनिज पदार्थों में, तो इसमें प्राथमिक या द्वितीयक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें क्रिस्टलाइट खनिज 75% पाया जाता है और कोलाइट खनिज 25% पाया जाता है। यही हम आगे अगर कार्बनिक पदार्थ में देखें,
तो इसमें मृत सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ एवं कोलाइडी ह्यूमस पाए जाते हैं और जीवित बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कीड़े मकोड़े इत्यादि पाए जाते हैं। रंध्राकाश में हम देखें तो द्रव 25% आयतन के अनुसार या वॉल्यूम बेसिस पे पाया जाता है और गैसें 25% आयतन या वॉल्यूम बेसिस पे पाया जाता है। यहाँ पे गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः पाई जाती है। वायु के समान जो सॉइल की एयर होती है, सॉइल में गैसें होती हैं, उसमें वायु के समान लेकिन विभिन्न अनुपातों में होती हैं गैसें तथा जल वाष्प पे संतृप्त होती है। यहाँ पे एक सिंपल रेखांकित चित्र है। इससे समझा जाता है कि अगर 100% हम सॉइल को माने तो इसमें 45% खनिज ठोस पदार्थ, 5% जैव पदार्थ जिसमें कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, 25% वायु और 25% पानी पाया जाता है। अब यहाँ बच्चों हम बात करेंगे पहले कंपोनेंट खनिज पदार्थ के बारे में। खनिज पदार्थ यानी मृदा में चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। यह मृदा की ठोस अवस्था में खनिज पदार्थ की मात्रा 90% से अधिक होती है। मृदा में पत्थर, कंकड़, मोटी बालू, सिल्ट तथा क्ले का अंश होता है। मृदा के बालू तथा सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज क्वार्ट्ज, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, और फेल्डस्पार है। मृदा के महीन अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% क्या होगी? सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन होती है। शेष 10% भाग में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टिटेनियम अधिक मात्रा में, किंतु नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर कुछ कम मात्रा में तथा अनेक दूसरे तत्व बहुत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे हम यहाँ कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में मृदा में कार्बनिक पदार्थ 1 से 6% तक पाया जाता है तथा मुख्यतः ये कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है पादप एवं जंतु अवशेषों के अपघटन से, बोल सकते हैं हम, अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके सड़ने के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, ह्यूमस का निर्माण होता है जिसका रंग काला या बादामी रंग का होता है। ह्यूमस में इसमें कोलाइडी गुण होने के कारण पोषक तत्वों एवं जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थों में पोषक तत्वों और जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें कोलाइडल गुण होता है। ठीक है। अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, मृदा जल यानी सॉइल वाटर। अब ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मृदा जल वर्षा से, बाढ़ आ जाती है, सिंचाई जल से प्राप्त होता है। इसकी मात्रा संचलन एवं मृदा में जल धारण मुख्यतः मृदा गठन, मृदा संरचना, कोलाइडी पदार्थों की मात्रा एवं प्रकृति तथा रंध्राकाश, पोर स्पेस के आयतन जैसे गुणों से प्रभावित होती है। मृदा जल लवणों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है। मृदा जल क्या बनाता है? यह जल लवणों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है जिसके द्वारा पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? मृदा विलयन से। जल मृदा रंध्रकाशों में परिवर्तनशील बल की मात्रा से धारित होता है। जल मृदा रंध्रकाशों में परिवर्तनशील बल की मात्रा से धारित होता है। इसमें ससंजक तथा आसंजक बल काम करते हैं।
ससंजक तथा आसंजक बल कार्य करते हैं। ठीक है। अब चौथे हम कंपोनेंट की बात करेंगे मृदा वायु। मृदा वायु जिसे हम कहते हैं सॉइल एयर। सॉइल एयर कहाँ रहती है? मैंने बताया था आपको, रंध्रकाशों, जो रंध्रकाश होते हैं इसमें मैक्रो और माइक्रो पोर स्पेस भी होते हैं। पोर स्पेस बोला जाता है, PORE, पोर, SPACE, पोर स्पेस बोले, रंध्राकाश बोले। तो मृदा में जो वायु है इन रंध्रकाशों में उपस्थित रहती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मृदा में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मृदा में जो सॉइल एयर होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इन्वायरमेंट से हम अगर इसको कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा होती है। इसमें करीबन 0.25 से 0.3% तक होती है। तथा ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है बच्चों। वायु जल वाष्प से संतृप्त रहती है। मृदा में जल व वायु की मात्रा में विलोम संबंध है, बिल्कुल विलोम संबंध है। मृदा में जल और वायु की मात्रा, अगर जल ज्यादा होगा, अगर आपकी भूमि में जल रुकाव हो गया, पानी का भराव हो गया, तो वायु की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इसमें विलोम संबंध होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मृदा जल और मृदा वायु। पौधों की जड़ों व जीवाणुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होनी चाहिए। ये भी हम जानते हैं कि भाई पौधे की जड़ों और जीवाणुओं अगर वो सांस लेंगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भूमि में होनी चाहिए, अन्यथा पौधे की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे चट्टाने या सेल्स के बारे में, यानी रॉक्स। डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, कैसे बनती हैं, ये क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहला है, उत्पत्ति के आधार पर प्रमुख 3 वर्ग होते हैं इनके। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के प्रमुख 3 वर्गों में विभाजित किया गया है चट्टानों को। पहला इसमें है अग्नेय चट्टाने, जिन्हें हम बोलते हैं इग्नीशियस रॉक्स। ठीक है। दूसरा होती है जलज या पातालिक या परतदार चट्टाने, इन्हें बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। और जिसमें तीसरी प्रकार की चट्टानें होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें, जिन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम पहले बात करेंगे इग्नीशियस रॉक्स के बारे में। इग्नीशियस रॉक्स ताप के कारण में, जो अग्नि चट्टानें हैं, ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनी चट्टानों को अग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो ताप के कारण पिघले पदार्थ पिघलते हैं और जब वो जाके जमते हैं तो उससे चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें हम अग्नेय चट्टानें या इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पुरानी इग्नीशियस रॉक सबसे पुरानी है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। थल मंडल का 95% भाग इन्हीं चट्टानों से बना है। इनमें परतों का अभाव होता है। इग्नीशियस रॉक में परतें नहीं होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये क्रिस्टलीय, बहुत कठोर, सघन व संगठित होती हैं। तो इग्नीशियस रॉक्स क्रिस्टलीय, बहुत कठोर, सघन व संगठित होती हैं। लावा, जो ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के रूप में निकलता है, ठंडा होने पर पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाकर जम जाता है। लावा होता है ना, लावा जब ताप के कारण पिघलता है, फिर पृथ्वी के या तो नीचे या ऊपर आके वो जम जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। तो पृथ्वी में नीचे बनी हुई चट्टान को अंतस्य चट्टान या प्लूटोनिक रॉक, तथा पृथ्वी के ऊपर बनी चट्टान को हम वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। तो लावा अगर भूमि में जाके ठंडा हुआ चट्टान के रूप में बनता है, उसे हम प्लूटोनिक अंतस्य चट्टान या प्लूटोनिक रॉक्स कहेंगे। और अगर वह भूमि के ऊपर आके जम जाता है तो उसे हम बाहस्त चट्टान, वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। अब अग्नेय चट्टानों को भी उनमें उपस्थित सिलिका की मात्रा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। अग्नेय चट्टानों में अगर सिलिका की क्वांटिटी देखी जाए तो उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अम्लीय अग्नेय चट्टानें,
भास्मिक अग्नेय चट्टानें और मध्यम अग्नेय चट्टानें। तो हम पहले बात करेंगे अम्लीय अग्नेय चट्टानों की। इनमें क्वार्ट्ज यानी सिलिका नाम के खनिज की अधिकता होती है और इसमें कितना प्रतिशत